हेलो एवरीवन, माई सेल्फ बबलू सैनी। स्टूडेंट, पिछले क्लास में अपन ने बीएससी सेकेंड ईयर का थर्मोडायनेमिक्स पेपर स्टार्ट किया था, ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकी भौतिकी। उसके अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा था वो कार्नो इंजन चल रहा था। कार्नो इंजन क्या होता है, उसके द्वारा किया गया कार्य अपन निकाल रहे थे, जिसके अंदर अपन ने ये देखा था कि कार्नो इंजन को एक निश्चित अवस्था से प्रारंभ करके विभिन्न प्रक्रमों में से गुजारते हुए वापस प्रारंभिक अवस्था में लाया जाता था। जिसमें अपन ने पहला प्रक्रम देखा था, अवस्था ए से बी में गया था जो समतापी प्रक्रम था। फिर बी से सी तक था जिसको अपन रुद्धोष्म प्रसार बोल रहे थे। फिर सी से डी तक गया, उसको समतापी संपीड़न बोल रहे थे। और लास्ट फिर वापस डी से ए अवस्था में आ गया, उसको अपन रुद्धोष्म संपीड़न बोल रहे थे। उन चारों प्रक्रमों में जो कार्य किया गया उसको अपन ने निकाला था। अपने को कार्नो इंजन द्वारा कुल किया गया कार्य निकालना है। इसके लिए उन चारों प्रक्रमों में जो कार्य किया गया उन सभी को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद आपके पास कुल किया गया कार्य आ जाएगा। कुल किए गए कार्य, इन चारों के मान रख दो। पहले प्रक्रम में किया गया कार्य, दूसरे वाले प्रक्रम में, तीसरे प्रक्रम में और फोर वाले प्रक्रम में। यदि आप इनका सम करते हैं, जोड़ते हैं, तो जो रुद्धोष्म प्रसार और रुद्धोष्म संपीड़न में किया गया कार्य है, ये वाला सेकंड और फोर्थ वाला, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि प्रसार वाले में T2 माइनस T1 है और संपीड़न वाले में T1 माइनस T2 है। ये दोनों आपके पास कैंसिल हो गए, तो आपके पास जो किया गया कार्य है वो ये वाला बच जाएगा। ये किया गया कार्य है, इसको और सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए अपन आगे क्या प्रूफ करेंगे कि यहाँ पे आपके पास VB अपॉन VA आ रहा है और यहाँ पे VC अपॉन VD। अब अपन आगे ये प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे कि VB अपॉन VA बराबर VC अपॉन VD होता है। ये दोनों जो अनुपात दे रखे हैं, इन दोनों को बराबर प्रूफ कर लेंगे। इसके लिए अपन रुद्धोष्म वक्रों को यूज में लेंगे। आपके पास रुद्धोष्म वक्र थे, एक B से C तक और एक D से A तक, ये दोनों रुद्धोष्म वक्र थे। तो रुद्धोष्म अवस्था समीकरण अपन जानते हैं, आपके पास PV गामा इज इक्वल टू K होता है। इसको अपन, चूँकि ये जो रुद्धोष्म अवस्था समीकरण है P और V में रिलेशन को बता रहा है, अपने को जो वक्र थे उन पे T और V में रिलेशन चाहिए। T और V में रिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक अपने पास आदर्श गैस समीकरण थी PV बराबर RT। तो ये जो आपके पास PV गामा बराबर K दे रखा है, उसको अपन को T और V में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ से अपन को P को हटाना पड़ेगा। तो आदर्श गैस समीकरण से अपन क्या करेंगे, ये वैल्यू निकाल लेंगे, इस P की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, और P की वैल्यू अपन ऊपर वाली इक्वेशन में रख देंगे PV गामा बराबर K में। तो यहाँ से यदि अपन P का मान रखते हैं, ये वैल्यू आपके पास आएगी। P का मान कितना रखोगे, RT अपॉन V और V की पावर गामा। तो यहाँ से यदि अपन सोल्व करते हैं, तो ये P की RT V गामा अपॉन में कितना हो जाएगा, V। तो यदि अपन इसको सोल्व करें, ये V ऊपर लेके जाएं तो इसकी पावर माइनस बनेगी, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस बन जाएगा। और ये आपके पास R जो है ये बराबर में क्या था, आपके पास K था। तो K भी कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है, तो K में R का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो इधर क्या बचेगा आपके पास, TV गामा माइनस 1। तो ये आपके पास ये आ जाएगा। चूँकि K और R कांस्टेंट है तो इसको नया कांस्टेंट मान लेंगे। तो नया कांस्टेंट मानने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी TV गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, K डैश। ये भी रुद्धोष्म अवस्था समीकरण ही है, रुद्धोष्म अवस्था समीकरण, लेकिन ये T और V में रिलेशन है। वो आपके पास किस में था, P और V में रिलेशन था। इसको यूज करेंगे अपन, और अपन ये जो VB अपॉन VA और VC अपॉन VD है, इसको बराबर प्रूफ करेंगे। इसके लिए आपके पास रुद्धोष्म वक्र पे चलेंगे। रुद्धोष्म वक्र एडियाबैटिक कर्व जो है
पहले बी सी वक्र पे चलते हैं। बी सी वक्र पे 2 पॉइंट आपके पास बी व सी। बी भी रुद्धोष्म वक्र पे है तो इस पे रुद्धोष्म अवस्था समीकरण लग सकती है, तो अपन ने रुद्धोष्म अवस्था समीकरण लगा दी। बी बिंदु पे टेम्परेचर टी बी और वी बी मान लेते हैं आयतन, तो आपके पास इस समीकरण से कितना आ जाएगा, यहाँ पे बी लिख दो, यहाँ पे क्या लगा दो, बी। चूंकि बी बिंदु पे टेम्परेचर ये समतापी जो प्रसार होता है उस वक्र पे है, और समतापी प्रसार वाले वक्र पे टेम्परेचर कितना लिया था, T1। तो यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा। ये भी आप लिख सकते हो। अदरवाइज चूंकि अपने को VB, VC और VD और VB में रिलेशन निकालना है, तो अपन इसको ऐसे ऐसे रहने देते हैं। B के लिए B लगा दो और C बिंदु के लिए C लगा दो। तो ये रुद्धोष्म अवस्था समीकरण आपके पास B और C बिंदु के लिए आएंगी। क्योंकि इन दोनों का एक पक्ष बराबर है, इधर भी K है इधर भी K है, तो दूसरा पक्ष भी आपके पास क्या हो जाएगा, बराबर। दोनों को क्या कर दिया, बराबर। टी बी वी बी गामा -1, टी सी वी सी गामा -1। यहाँ से इसके बाद में रख दो मान। अपने को पता है बी बिंदु पे टेम्परेचर कितना था, T1, और सी बिंदु पे टेम्परेचर कितना था, T2। क्योंकि सी बिंदु रुद्धोष वो समतापी संपीड़न वाले वक्र पे था, और जो बी बिंदु था वो समतापी प्रसार वाले पे। तो अपन ने टी बी बराबर T1 रख दिया और टी सी बराबर क्या है, T2 है। यदि यहाँ से यदि वी बी अपॉन वी सी को इधर भेज दो, T2 को इधर भेज दो, तो आपके पास वी बी अपॉन वी सी, और इसकी पावर कितनी दे रखी है, गामा -1 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, T2 अपॉन T1। अपने को क्या चाहिए, वी बी अपॉन वी सी चाहिए, तो इस गामा -1 को उधर भेजोगे तो 1 माइनस कितना बन जाएगा, गामा बन जाएगा। 1 माइनस गामा लिखोगे तो आपके पास वी बी अपॉन वी सी बराबर क्या आएगी, ये वाला आ जाएगा, T2 अपॉन T1 गामा 1 अपॉन गामा -1 आ जाएगा। ये वी सी अपॉन इसको उल्टा कर दो, उल्टा करेंगे तो इधर ये टेम्परेचर भी उल्टा हो जाएगा। वी सी अपॉन वी बी लिखोगे तो T1 अपॉन T2 हो जाएगा, T1 अपॉन T2 हो गया। क्योंकि अपन ये जो T1 अपॉन T2 की पावर 1 अपॉन गामा -1 आ रहा है, इसको अपन रो बोलते हैं, और रो कहलाता है रुद्धोष्म प्रसार अनुपात। ये क्या कहलाता है, रुद्धोष्म प्रसार अनुपात कहलाता है। यहाँ से आपके पास वी बी अपॉन वी सी आ गया, या वी सी अपॉन वी बी, जो भी निकालना चाहो। ऐसे आपके पास जो डी ए वक्र है वो भी रुद्धोष्म संपीड़न वक्र है या रुद्धोष्म वक्र है। उसमें कौन कौन से बिंदु हैं, डी और ए बिंदु। तो उसके लिए भी अपन रुद्धोष्म अवस्था समीकरण लगा सकते हैं। तो डी बिंदु के लिए डी लिख दो और सी उस ए बिंदु के लिए ए लिख दो। तो यहाँ से आपके पास एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी इनका क्या हो जाएगा, बराबर। जैसे आपने ये वाली समीकरण लिखी थी, ये वाली जैसे ये लिखी थी, वैसे ही डी और ए के लिए लिख दो और उनको क्या कर दो, बराबर। और वहाँ से चूंकि अपने को पता है सी और डी बिंदु पे टेम्परेचर कितना था, T2, तो सी के लिए यहाँ पे T2 लिख दिया, तो यहाँ पे डी के लिए भी T2 आ जाएगा। और ए और बी बिंदु पे टेम्परेचर कितना था, T1, यहाँ पे T1 लिख दिया। वही आपको क्या करना है, ये आपको आयतनों का अनुपात निकालना है। तो अपन ने वी ए अपॉन में वी डी निकाल लिया, जो कितना आ गया, T2 अपॉन T1 1 अपॉन गामा -1। तो जो आपके पास ये इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन आपके पास आई। एक तो ये आ गया वी सी अपॉन में वी बी, और एक आपके पास आ गया वी ए अपॉन में वी डी। इन दोनों इक्वेशन में यदि अपन देखें, या फिर ये मान लो इसको ले लो वी बी अपॉन वी सी को, तो इन दोनों इक्वेशन में यदि अपन देखें तो एक पक्ष दोनों का बराबर है। इसमें भी ये T2 अपॉन T1 1 अपॉन गामा माइनस है, इसमें भी T2 अपॉन T1 1 अपॉन गामा -1 है। तो दूसरा पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर। दोनों पक्षों को क्या कर दिया अपन ने, बराबर कर दिया। तो यहाँ से आपने एक रिलेशन निकाल लिया कि वी बी अपॉन वी ए बराबर किसके होता है, वी सी अपॉन वी डी। तो जो आपके पास ऊपर इक्वेशन था वी बी अपॉन वी ए बराबर वी सी अपॉन या वी डी अपॉन वी सी, तो अपने पास वी बी अपॉन वी ए बराबर क्या है, वी सी अपॉन वी डी। और यहाँ पे आपको क्या दे रखा था, यहाँ पे आपको दे रखा था वी सी अपॉन वी डी। देखो ये दे रखा, ये वैल्यू आपके पास वी सी अपॉन वी डी है, वी बी अपॉन, तो वी बी अपॉन वी ए के बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, वी सी अपॉन वी डी लिख सकते हैं। तो आपके पास जो रिलेशन आएगा ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इधर भी आप वी बी अपॉन वी ए लिख सकते हो, इधर भी अपॉन वी ए वी बी अपॉन वी ए लिख सकते हो।
तो ये log VB अपॉन VA इक्वल हो जाएगा, तो ये कॉमन आ जाएगा, इसको कॉमन ले लिया। 2.3.0 R ये भी क्या आ जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा, इधर तो T1 बच जाएगा और इधर से T2, तो T1 माइनस T2। तो ये उस कार्नो इंजन द्वारा कुल किया गया कार्य है 2.303 इंटू R T1 माइनस T2 log VB अपॉन VA। इसके बाद में आपको क्या निकालनी है, कार्नो इंजन की दक्षता निकालनी है, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन। दक्षता होती क्या है कि कार्नो इंजन ली गई उष्मा का कितना भाग कार्य में बदलता है, उसको अपन कार्नो इंजन की दक्षता बोलते हैं। उष्मा कितनी ले रहा है और उष्मा को लेकर वो उस उष्मा को कितना भाग उस उष्मा का कार्य में बदलता है, उसको अपन उसकी दक्षता बोलते हैं। कहने का मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, उपयोगी कार्य अपॉन ग्रहण की गई उष्मा। तो उपयोगी कार्य का मतलब कितना कार्य कर रहा है, कार्य कितना कर रहा था कार्नो इंजन, ये वाला, तो ये वाला तो कार्य आ जाएगा। और ग्रहण की गई उष्मा, कार्नो इंजन उष्मा कब ग्रहण कर रहा था, जब अपन ने पहला वाला प्रक्रम पढ़ा था समतापी प्रसार, उसमें अपन ने सिलेंडर को स्रोत के ऊपर रखा था, तो वहाँ से जो सिलेंडर के अंदर आदर्श गैस भरी हुई थी वो उस स्रोत से उष्मा ग्रहण कर रहा था। तो वहाँ पे जो किया गया कार्य है वो ली गई उष्मा के बराबर होगा। प्रथम प्रक्रम में जो कार्य किया गया था वही क्या होगा, किया गया कार्य ही क्या कहलाएगी, ली गई उष्मा कहलाएगी। तो यहाँ पे लिख भी रखा है, प्रथम प्रक्रम में किया गया कार्य W1 बराबर क्या होगा, Q1 मतलब ग्रहण की गई उष्मा। तो पहले वाले प्रक्रम में कार्य है उसको अपन ने डिवाइड में लिख दिया, पहले वाले प्रक्रम में अपने पास कार्य क्या आया था, ये वाला। जब डिवाइड करोगे कुल किए गए कार्य में तो log VB अपॉन VA से कैंसिल, 2.303 से कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा, ऊपर तो T1 माइनस T2 बटे में T1। जब T1 का भाग दोगे तो T1 से T1 कैंसिल, T2 अपॉन T1 आ जाएगा। ये आपके पास कार्नो इंजन की दक्षता आ गई। चूँकि अपन ने रुद्धोष्म प्रसार पढ़ा था तो वहाँ पे अपन ने T1 अपॉन T2 की पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1 पढ़ा था। यदि उसकी वैल्यू रखोगे, रो की वैल्यू रखोगे, तो रो की वैल्यू के फॉर्मेट में आपके पास दक्षता क्या आ जाएगी, ये वाली दक्षता आ जाएगी। कहने का मतलब यदि टेम्परेचर की फॉर्म में दक्षता का फॉर्मूला पूछता है तो आपके पास 1 माइनस T2 अपॉन T1 आ जाएगा, और यदि रुद्धोष्म प्रसार अनुपात के रूप में पूछता है तो 1 माइनस 1 अपॉन रो टू दी पावर गामा माइनस 1 आएगी। ये होती है कार्नो इंजन की दक्षता। इसकी जो निष्कर्ष निकलते हैं इस सूत्र से, जो अपन ने पास कार्नो इंजन की दक्षता आई है, इसके निष्कर्ष और देख लेते हैं कि क्या क्या रिजल्ट निकले हैं। पहला रिजल्ट आपके पास क्या है कि इंजन की दक्षता जो है वो केवल अंतिम और प्रारंभिक तापों पर निर्भर करती है। देखो आपको दिख रहा है केवल T1 और T2 पे डिपेंड कर रही है। T1 क्या था, सिंक वो स्रोत का ताप, और T2 क्या था, सिंक का ताप। मतलब प्रारंभिक और अंतिम तापों पे निर्भर कर रही है। जो उस सिलेंडर के अंदर पदार्थ भरा हुआ है, कैसी गैस भरी है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब कार्यकारी पदार्थ पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो पहला तो यह है कि कार्यकारी पदार्थ पे डिपेंड न करके केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पे, वो अंतिम तापों पे निर्भर करता है। दूसरा है नियत उष्मा स्रोत T1 पर कार्नो इंजन की दक्षता स्रोत व सिंक के तापांतर पर निर्भर कर रही है। यहाँ से आपको दिख रहा है, ये रहा T1 माइनस T2, ये तापांतर है, ताप का अंतर। T1 माइनस T2 यदि तापांतर बढ़ता है तो दक्षता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ईटा T1 माइनस T2 को क्या है, समानुपाती है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है स्रोत के ताप में वृद्धि करने की अपेक्षा सिंक के ताप में कमी करने पर दक्षता में वृद्धि होती है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि आपको यदि दक्षता बढ़ानी है तो आप स्रोत के ताप में वृद्धि के बजाय क्या करो, सिंक के ताप को कम कर दो। सिंक के ताप को कम करेंगे तो दक्षता अपने आप ही क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है दक्षता में वृद्धि के लिए T2 अपॉन T1 कम करना चाहिए। देखो यदि ये वैल्यू आपके पास कम होती है T2 अपॉन T1, इसका मतलब
कम रहेगी तो एक में से कम वैल्यू घटेगी, एक में से कम वैल्यू घटेगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी ज़्यादा आएगी। इसका मतलब T2/T1 क्या होना चाहिए, कम, ताकि दक्षता क्या हो जाए, बढ़ जाए। और नेक्स्ट इसके बाद में पॉइंट है कि ईटा बराबर 1 के लिए तापों, या तो आप क्या करो, ये बोल रहा है कि यदि आपके पास दक्षता को 1 करना है, 1 का मतलब 100% करना है, ली गई ऊष्मा को कंप्लीट तौर पे कार्य में बदल दे, ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप T2 को क्या कर दो, 0 कर दो। इस T2 को 0 कर दोगे तो केवल 1 बचेगा, ईटा बराबर 1 बचेगा। इसका मतलब प्रतिशत में बदलोगे तो 100 से गुणा करो तो 100%। या T1 बराबर क्या कर दो, अनंत, T1 अनंत कर दोगे तो भी T2/अनंत क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब T2 को 0 करो, T1 को अनंत करो, ताकि ईटा बराबर 100% हो जाए। लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल होता नहीं है, अपन स्रोत के ताप को अनंत नहीं कर सकते और T2 के ताप को 0 नहीं कर सकते, दोनों ही पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कार्नो इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा कभी पॉसिबल होता नहीं है कि आप T2 को 0 कर दो, T1 को अनंत कर दो। और लास्ट है, आपको ये दिख रहा है दक्षता का फॉर्मूला, इसमें यदि आप रो को बढ़ाओगे तो ईटा का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये आपके पास कार्नो इंजन की दक्षता थी, उससे क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं उसके बारे में था। ये कार्नो इंजन में जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर, उसको अपन ने कंप्लीट पढ़ा। कार्नो इंजन क्या होता है, उसमें कितने प्रक्रम होते हैं, किया गया कार्य कितना आता है, उसकी दक्षता कितनी आती है, उसकी विशेषता क्या आती है। एक न्यूमेरिकल भी यहाँ से पूछा जाता है। न्यूमेरिकल में केवल आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, यहाँ से यदि आपको T1 का मान दे देगा, T2 का मान देगा तो दक्षता का मान पूछ लेगा।